अच्छा, इस वक्त आप काम ये करें कि आपके पास जो दो बुक्स हैं, मैंने आपको एक तो डोनाल्ड आर ब्राउन की बुक थी हमारे पास, ठीक है, तो दूसरी बुक है आपके पास कंट्रोल कर की, मैंने आपको दो बुक्स रिकमेंड की थी। उन दोनों बुक्स को आपने इस वक्त अपने पास रखना है और उसके अंदर से आज हम अपना कंटेंट कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डोनाल्ड आर ब्राउन की बुक को आप ओपन कर लें, ठीक है, एन एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। लास्ट टाइम जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें we were covering the resistance to change, ठीक है। हमने उसके अंदर रीजंस देखे कि व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर causing the, I mean जो कि सपोर्टिंग फोर्सेस हैं और कौन सी आपकी इसकी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, दोनों को हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज जो कि नॉर्मली हम चेंज को चेंज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, तो वो हम उसको भी हम आज देखेंगे। आज का जो हमारा तो ये बनता है आपका, फॉर दिस यू हैव टू कम ऑन टू द पेज नंबर 155, ठीक है, दिस इज द चैप्टर नंबर 6। स्ट्रेटजीज टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे चीज नजर आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ, टेक्स्ट? यस सर, नजर आ रहा है। यार आपको जी सर आ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, जब हमारे पास रेजिस्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉइज जो है वो दे आर फेसिंग द चेंज, तो इस सिचुएशन के अंदर जो भी चेंज प्रोग्राम है उसकी जो सक्सेस है बेसिकली वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्प्लॉइज के ऊपर। ओके, जब तक एम्प्लॉइज उस चेंज को के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक एम्प्लॉइज उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक एम्प्लॉइज उस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो एक कंफर्टेबल, एक सक्सेसफुल चेंज आपके उसके बगैर इनकर हो नहीं सकती, ठीक है। तो one way or the other you have to ultimately bring around the employees for that, for accepting that change and becoming the part of that new setup, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी हम लोग रिकमेंड करते हैं उसमें जनरली जो रिकमेंड की जाती है दैट इज द एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आप ये कहेंगे दिस इज द फॉर मोस्ट आई मीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी कि आप लोगों को एजुकेट करें अबाउट द रीजन ऑफ डूइंग द चेंज, ओके, the I mean and then not only educating them के what are the reasons हम इसको चेंज को क्यों कर रहे हैं, what is the purpose of that change, okay, and then after that what is the benefit they are going to get with this change, not only the individuals, I mean the employees, plus also the organization, ठीक है। अदारे को इसका क्या फायदा, इस चेंज का हम चेंज कर क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। जब तक लोगों को जब आप एजुकेट कर देते हैं तो इसमें हाईली लाइकली कि लोग इसको चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोग आपको रीजन देंगे, लोग आपको उसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आपके पास एक आपके पास अपनी एक जस्टिफिकेशन होगी कि दिस इज द प्रॉब्लम, ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल आपके पास रीजन है,
या आपके पास इंटरनल रीजन है, या आपने अपनी फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट करनी है, या आपने अपनी फॉर एग्जांपल सेल्स इंक्रीज करनी है, या आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है। अल्टीमेटली वन वे और द अदर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आपका एम्प्लॉय भी ग्रो करेगा। तो आपने उनको कन्विंस करना है, आपने उनको एजुकेट करना है। उसके लिए आपको एजुकेशन मीन द नॉलेज, आप जो उनको डिलीवर करेंगे, प्लस कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट, आपने उनके क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह देने, उनके अपने कंसर्न्स को कैसे आपने रिप्लाई करना है, कैसे आपने जवाब देना है उसको। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट। ओके, सो एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। Second strategy is another important strategy is the creating the vision. In certain situations जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात हो रही होती है तो आप फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में आप अपने अदारे को किसी और ऐसी जगह पे देखते हैं जो कि आज से जिस सिचुएशन के ऊपर वो अदारा वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस टाइम पे होती है, उस सिचुएशन में उस वक्त वो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे नहीं होती, किसी ज्यादा बेटर पोजीशन पे होती है, ठीक है। डेवलपमेंट यही है कि यू हैव द विजन, okay, of the organization in the future after 5 years, 10 years, and you want your organization to reach that destination, okay, to attain that goal. अब उसके लिए अगर आप ये विजन ट्रांसफर कर दें अब एम्प्लॉइज के माइंड्स में और उनको कन्विंस कर दें कि अब हमारा जो अदारा है इसको उस तरफ लेके जाना है, हमारे लिए नेसेसरी है, हमारे लिए जरूरी है। अदारा उधर जाएगा तो हम कंपैरेटिव होंगे, अदारा उधर जाएगा तो अदारा एग्जिस्ट करेगा। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर आप कुछ भी अगर लाइक फॉर एग्जांपल चेंज प्रोग्राम में अगर ट्रेनिंग हिस्सा है, टेक्नोलॉजी लर्निंग एक हिस्सा है, तो आप उसको टेक्नोलॉजी लर्निंग के बारे में कन्विंस करके रीजन बता सकते हैं कि बिकॉज हम फ्यूचर के लिए अपने एम्प्लॉइज को तैयार कर रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, फ्यूचर के अंदर ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने जा रही है अदारा, क्यों करने जा रहा है कि ये हमारा विजन है। Alright, so if you just inform about the vision of the reason, तो ये भी एक part of the reason और the purpose जो है आपका उसका हिस्सा बन जाता है कि आप उसको अपने एम्प्लॉइज को एक विजन दे रहे हैं, उनके ज़हन के अंदर भी एक आपकी पिक्चर है फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी एम्प्लॉइज को जब ये पता होगा कि अदारे का ये इस तरफ जा रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक सपोर्ट मिलती है, आपको रेजिस्टेंस के अंदर रिडक्शन मिलती है। इसका इट डजंट मीन कि ये जो चीज़ें करने से आपका रेजिस्टेंस जो है वो 100% खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, मगर देखिए आपका रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होता है। थर्ड स्ट्रेटजी जो इंप्लीमेंट की जाती है उसके अंदर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉइज से मुराद है जिसके ऊपर वो चेंज हमारी इंप्लीमेंट हो गई है इन द चेंज प्रोग्राम। जो आप चेंज करने जा रहे हैं, ओके, इन प्लेस ऑफ कि आप बाहर से आप एक स्टाफ लें, थर्ड पार्टी को आप अपना उसका टास्क दें, वो उसको इम्प्लीमेंट करें, आपके जो आपके अपने एम्प्लॉइज हैं उनको आप उसके अंदर उस काम के अंदर उस चेंज के अंदर उनको इंडक्ट करें, उनको उसके अंदर पार्टिसिपेट करवाएं, उन्हीं के ही अंदर से आप टीम्स को इन्वॉल्व करें कि वो उस चेंज का हिस्सा बने, उनको पता लगे कि वो चेंज ये कर रहे हैं और इसमें उनका एक रोल है। कल को अदारा जब कल किसी अच्छी पोजीशन पे होगा तो दे कुड प्राउडली कह सकते हैं कि जी हमने इस चेंज को जो आज अदारा इस पोजीशन पे है तो हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया, हमने इसमें मेहनत किया, हमने इसमें एनर्जी अपनी लगाई थी। तो एक उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है एम्प्लॉइज के अंदर। तो ये एक बड़ा नेचुरल सी चीज़ है, जब अदारे के अंदर जब चेंज हो रही है, अगर आप उन एम्प्लॉइज को ही उस चेंज प्रोग्राम में करेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि इसको चेंज करने के अंदर हमें किस किस्म की चीज़ों की जरूरत है, किस किस्म की डिफिकल्टीज की जरूरत प्रॉब्लम आ रही है, किस किस्म की। तो वो अदारे के लोग जो खुद से उसको उस डिफिकल्टी को ओवरकम करते हैं अपने बाय देमसेल्फ। ओके,
तो उसका क्या आसानी क्या होती है कि आपके एक मोमेंटम जनरेट होता है, चेंज प्रोग्राम चेंज होता हुआ नजर आ रहा होता है, इम्प्लीमेंट होता नजर आ रहा होता है, आपको रेजिस्टेंस कम होता हुआ नजर आ रहा होता है। अक्सर इदारे हैं, इसकी मिसाल दी जा सकती है कि एक अच्छा मैनेजर जो है जिन इदारों के अंदर चेंजेस अकर हुई हैं, मेरा भी जो एक्सपीरियंस गुजरा, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कोई एक मिसाल अगर आपको यहाँ पे मैं दूं तो सपोज आपने जो अक्सर हमारे यहाँ पिछले लास्ट 20 सालों के अंदर जो चेंज सबसे बड़ी मेजर चेंज अदारों में देखी गई है वो देखी गई है कंप्यूटराइजेशन। आपने आईटी इम्प्लीमेंटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्रोसेसेस बहुत ज्यादा हुई है। तो वो चेंज कैसे हुई उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपका जो हेड है अदारे का, आई मीन अदारे का हेड कह लें या कोई इस डिपार्टमेंट का हेड है, सपोज वो चाहता है कि कंप्यूटर आईटी को इम्प्लीमेंट करे अपने वर्क प्रोसेसेस के अंदर। अब जब आईटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सारे वो कंप्यूटर सिस्टम्स की बात होती है, हमारे यहाँ नेटवर्किंग की बात होती है, ठीक है, हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग की बात होती है। तीन चीज़ों की मेजर आपकी जब आप स्ट्रक्चर नई जो चेंज आएगी टेक्नोलॉजिकली, आपके पास प्रोग्रामिंग पार्ट आएगा, सॉफ्टवेयर पार्ट आएगा, आपके पास हार्डवेयर पार्ट आएगा कंप्यूटर्स की सूरत में, और आपके पास कनेक्टिविटी का पार्ट आएगा नेटवर्किंग की सूरत में। तो ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये तीन चीजें आपने इम्प्लीमेंट कर दी। ऑलराइट, अब ये तो एक टेक्निकल पार्ट है। अब टेक्निकल पार्ट के लिए डेफिनेटली आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ की तो फील्ड नहीं है, उसके लिए आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने कर दिया। उसमें पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्या होगी, आप अपने एम्प्लॉय से ये पूछ सकते हैं कि भाई हमने ये काम करना है, इसको अगर हम कंप्यूटर्स के जरिए करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, कौन कौन से हमारे काम है, कौन कौन से हमारे वर्क प्रोसेसेस हैं। तो जहाँ कहीं भी आप अदारों में आपस में आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं या आपस में मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं या डिस्कशंस कर रहे हैं उसको, तो आप अपने एम्प्लॉयज को लेके आए अपने मीटिंग्स के अंदर, उन सेशंस के अंदर, उनसे कहें कि हम ये करना चाह रहे हैं, हमारे काम के अंदर वर्क इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप हमें सजेशन दें। तो डेफिनेटली सजेशन सामने आती है कि इसको आईटी को इम्प्लीमेंट किया जाए। उससे ना सिर्फ आपको आईटी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी आपको उसमें सपोर्ट मिलती है कि आपको किस किस्म का काम की जरूरत है, किस किस्म का हार्डवेयर चाहिए होगा, जो कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ी हाई एंड किस्म का अपने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को अपने परचेज करना और काम देखा जाए तो छोटा सा आपका एक्सेल और एडिटिंग का और ऑफिस ऑटोमेशन का। ऐसा ये आपको जब आप डिस्कशन करते हैं, काम को समझते हैं, लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको इस काम के अंदर आसानियां पैदा होती है। दूसरा, एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन पैदा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब आप कंप्यूटर्स को ले आए तो एक तरीका तो ये है कि आपने पूरा कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, आपने प्रोग्रामर हायर कर दिए, प्रोग्रामर को हायर करके आप अपने अपने स्टाफ को कहा कि आप ये काम उस तरफ ट्रांसफर कर दें। एक फियर पैदा होगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के अंदर कि यार ये तो हमारा हमें निकाल के एक नई टीम आ गई है हमारी जगह, तो हम तो आउटडेटेड हो गए, हमें क्या करेंगे, हमें और हो सकता है कि हमें अपना डाउन साइज कर दें, हो सकता है कि हमें ट्रांसफर कर दें, हमें नौकरी से निकाल दें। तो फियर जनरेट होगा और वो फियर एक रेजिस्टेंस को जनरेट करेगा, ठीक है। तो जो अच्छे मैनेजर हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, इन्हीं एम्प्लॉइज को, जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज है, इन्हीं के जरिए आपने देखें अल्टीमेटली कंप्यूटराइज करना है, अपने अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है। वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको आप ट्रेनिंग दे देंगे इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं, आप उनको इंसेंटिव दे सकते हैं कि भी आप जाएं बाहर से जाके सर्टिफिकेट्स करके आए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उससे रिलेटेड। अगर आपका ऑफिस ऑटोमेशन का काम है तो एमएस ऑफिस वगैरह को आप जाके सीख के आए, सर्टिफिकेट लाए, आप उनकी सर्विस के अंदर उनको के अंदर आप उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है। उनके प्रमोशंस के अंदर आप उनको कह सकते हैं कि जो ये चीज करेगा उसको। तो इन अ वे एम्प्लॉइज को जब आपने उनको पार्टिसिपेट करवा दिया, उनको इन्वॉल्व कर दिया, उनके अंदर से फियर आपने खत्म कर दिया, यार ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, स्ट्रक्चरल या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसमें हमारा भी पार्ट बनता है, हम ट्रेंड हो चुके हैं और हम इसको हैंडल कर सकते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उनके अंदर एक एम्पावरमेंट आएगी। यू गॉट माय पॉइंट, इन प्लेस के आप बाहर से नए लोग लेके आए, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी टेक्नोलॉजी आ गई और एकदम रातों रात, आई मीन विद इन 24 आवर आपकी स्विच ओवर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, ग्रेजुअली चेंजेस होती हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, जो एक अच्छी गुड प्रैक्टिसेस में चीज आती है कि आपके पास जो जनरली क्या होता है कि जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है वो एक सेपरेट सा एक उसको आइसोलेट करके बना दिया जाता है कमरा, उसके अंदर लोगों को बैठा दिया जाता है, उसके अंदर उसकी इन्वायरमेंट भी बड़ी एयर कंडीशन एनवायरमेंट,
और ऑल दीज थिंग्स नेटिग्रिटीज उसके अंदर डाल दी जाती हैं, वो एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रूम किस्म की चीज नजर आती है। ऐसा ना करें, वो ठीक है जहाँ सर्वर्स पड़े हैं वहां पे करें। जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को आप डिप्लॉय कर दें अक्रॉस द आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपके जो भी आपके वर्किंग प्रोसेस आपके ऑफिसेज हैं उनके अंदर कर दें। वहां पे उन लोगों को आप जाके ट्रेनिंग दें, वहां पे उनको आप सपोर्ट प्रोवाइड करें कि आपने ये काम को कैसे करना है, ठीक है, उनको आप ट्रेनिंग दें, ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग दें। वहां पे आपका जो आपने हायर किया हुआ है जो आईटी के जो प्रोफेशनल है उनकी ड्यूटीज आप इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं उनकी 3 लोगों को जाके, उससे वो लोग क्या करेंगे, दे विल डू द हैंड ऑन एक्टिविटीज ऑन द मशीन, और विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स टाइम आप देखेंगे कि वो दे विल फील कंफर्टेबल। माइट बी जो मैनुअली काम कर रहे थे वो कंप्यूटर सीखने के बाद, कंप्यूटर टाइपिंग सीखने के बाद और सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद माइट फील वेरी कंफर्टेबल। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों के कमेंट सुने थे कि वो लोग कहते थे यार इस पे तो काम करना, लाइक वंस आई रिमेंबर कि टाइपिंग से ऊपर, टाइपिंग मशीन से हट के जब उनको या मैनुअल से हट के जब उनको कंप्यूटर पे एक्सेल और जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना पड़ा, उन्होंने कहा जब सीख रहे यार ये तो बड़ा आसान है, तो जस्ट की प्रेस करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक आनी शुरू हो जाएगी थोड़े अरसे के बाद, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं कि इन्वॉल्व द एम्प्लॉइज इनटू द चेंज प्रोग्राम। You got my point? तो ये गुड प्रैक्टिसेस को आपने कंसिडर करना है, जो भी जहाँ भी आपकी जो अच्छी चेंजेस हुई हैं आपने उनसे मिलना है, उन्होंने क्या किया, कैसे इसको सक्सेसफुल रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम किया, तो दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉइज इनटू द चेंज प्रोग्राम, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। इसमें इसी तरह साथ रिलेटेड जो मैंने अभी जिक्र भी कर चुका हूँ, फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। देखिए फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट वही जो मैं अभी आपसे कहा था कि आप उनको ना सिर्फ ट्रेनिंग दें, प्लस उनको आप सपोर्ट प्रोवाइड करें, काम के अंदर उनको कोई रुकावट आ रही है इन प्लेस के उनको डिस्करेज करें और उनको डीमोटिवेट करें कि यू डोंट हैव द एबिलिटी, उनको आप इंकरेज करें, उनको आप सिखाएं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सपोर्ट साथ एक टेक्निकल स्टाफ। देखिए हर आदमी की एक अपनी लर्निंग में उसकी कैपेबिलिटी होती है, और जो कई सालों से 15-20 सालों से लोग मैनुअल के ऊपर काम कर रहे हैं, सडनली उनको स्विच ओवर करना आईटी के ऊपर इम्पॉसिबल है, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप हम ये मोबाइल्स को यूज कर सकता है, एक एजेड आदमी भी मोबाइल को यूज कर सकता है और बच्चा भी यूज कर सकता है, एक पढ़ा लिखा भी यूज कर सकता है, अनपढ़ भी यूज कर सकता है। तो इट इज नॉट, आई मीन ऐसी कोई बात नहीं है कि कंप्यूटर्स को कोई यूज नहीं कर सकता। वो एक फियर था, एक वक्त था, अब चला गया। अब भाई बहुत ज्यादा अडॉप्टेशन हो चुकी है हमारे माशरे के अंदर आईटी की और कंप्यूटर्स की। एक वक्त था कि लोग ना, जो पुराने लोग थे वो जो इवन ऑफिस के अंदर या घरों के अंदर भी वो इन मशीनों इन गैजेट से अपने आप को अवॉइड करते थे, नहीं मुझे नहीं आता, वो सीखना नहीं चाहते थे बेसिकली, ठीक है, वो इसमें हेजिटेट। तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो अभी बैंक्स की बड़ी अच्छी मिसाल है, हर बैंक के अंदर वही काम जो पहले मैनुअल होता था, रजिस्टरों में बड़े बड़े वो खाते बने होते थे, आप जाते थे चेक डिपॉजिट करते थे, लिखा जाता था, वो तमाम की तमाम चीजें आपके सॉफ्टवेयर ने टेक ओवर कर ली। आप एटीएम मशीन को यूज करते हैं, वो भी एक आपका टेक्नोलॉजी है। यू गॉट माय पॉइंट। अब तो आप मोबाइल्स के ऊपर अपना सारा ई बैंकिंग आपकी मोबाइल्स बैंकिंग में आ गई है, वहां पे आप सारा अपने पासवर्ड भी डालते हो, अपने कोड भी डालते हो, अपने पैसे ट्रांसफर भी करते हैं। तो ये अडॉप्टेबिलिटी आ चुकी है हमारे माशरे में। तो जब टेक्नोलॉजी को इसमें इम्प्लीमेंट करना, मैं उस वक्त की मिसाल दे रहा हूँ जब ये चीजें नहीं थी, तो ये आपको रेजिस्टेंस आता है इदारों के अंदर। जब भी कोई नई चीज आती है तो आपने फैसिलिटेट करना लोगों को, आपने लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है, उनका विजन क्रिएट करना है, उनको रीजन बताना है, उनको फैसिलिटेट एंड सपोर्टिंग उनको आपने करना है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपका जो मैंने आपको अभी जिक्र किया था, रिवार्ड सिस्टम जो है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये एक्सट्रिंसिक रिवार्ड जो है, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि एक आदमी है, सपोज आपके एम्प्लॉइज हैं, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न, इवन ऐसा हो सकता है कि हम क्यों करें, व्हाट इज इन इट फॉर अस, ठीक है, मैं इतना पुराना 20 साल से बैठा हूँ, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मुझे ग्रेड मिला हुआ है, मुझे तनख्वाह मिल रही है, मैं कंप्यूटर क्यों सीखूं। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, मेरा जो एक बना हुआ है, जो एक इमेज बना हुआ खराब हो जाएगा। फियर ऑफ अननोन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो रिवार्ड सिस्टम हमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप लोगों को कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि मिसाल लेके चल रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन की, आप कहते हैं कि जो कोई एमएस ऑफिस को सीख के आएगा,
ठीक है। आप उसमें अपना ऑन 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 द आई मीन द कैसे कहते हैं, अदारे के अंदर भी आके अपना एक टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट होते हैं अक्सर, वहां पे भी कह सकते हैं जो ये हमारा टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर्स के कीबोर्ड का पास करेगा, या कोई यहाँ पे हमारा जो एमएस ऑफिस का कोई आप एक टेस्ट बना लें वो पास करेगा तो उसको इतना ही बोनस मिल जाएगा, या उसको कोई इंक्रीमेंट मिल जाएगी, या उसकी प्रमोशन हो जाएगी, या वो एलिजिबल हो जाएगा अगली प्रमोशन के लिए। तो ये इंसेंटिव, ये रिवार्ड है। उसमें फिर क्या होगा कि लोग अपने आप को अपने करियर ग्रोथ के लिए वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो लोग नहीं भी पार्टिसिपेट करते, कई दफा ऐसे होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 10 to 15 पीपल, 15 में से जब फिर रिवार्ड आपने इंट्रोड्यूस किया तो आप देखेंगे अचानक 5-6 लोग उसमें विलिंग हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सीखना ही उनका कंसर्न नहीं था, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्रमोशन हो रही है या उनकी सैलरी में इजाफा हो रहा है। जो उन 5 को देख के दूसरे 5 भी मोटिवेट होंगे, नेचुरली एक मोमेंटम जनरेट होगा। तो ये आपको रिवार्ड सिस्टम आल्सो प्ले। इसी तरह रिवार्ड सिस्टम के साथ इसमें ये तमाम चीजें अगर आप देखें ना, रिवार्ड सिस्टम, ये नेगोशिएशन, ये एक मॉडल है ना। मॉडल आप कौन सा एक मैनेजर चेंज के लिए कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी अप्रोच क्या है, ठीक है, वो किस, तो ये इसमें लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमें ये सारी चीजें अगर आप देखें तो लीडरशिप जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके मैनेजर की, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लीडरशिप, तो यहाँ पे एक लीडरशिप चाहिए। मैनेजर को एज ए लीडर सोचना है, मैनेजर को एज ए आई मीन उसने बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन भी मैंने चेंज करनी है और आपने एक्सेप्ट करनी है। ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ एटीट्यूड नहीं चलता। जब आपने लॉन्ग एंड लास्टिंग चेंजेस करनी है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यही कहती है ना कि लोग उस वक्त चेंज आपकी सक्सेसफुल होगी जब लोग उसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी एब्सेंस में भी वो चीज फिर एक कंटिन्यूटी चलती है। अगर आप किसी को फोर्सफुली आप चेंज के लिए कहते हो, ठीक है, फोर्सफुली आप किसी को चेंज के लिए कहते हो तो वो उस वक्त तो चेंज हो जाएगी एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग देयर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन यू ऑन सर्टेन रीजंस। अदारे के अंदर कोई तो आपको उनको पनिशमेंट का खतरा हो सकता है, उनको और किसी चीज की वजह से, तो जब आप हटेंगे तो वो फौरन दोबारा रिवर्ट बैक होगा वो सारा। वो जो चीज है दैट इज वेरी डेंजरस। तो वो उस चीज से बचने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है कि आप उनको मोटिवेट करें। मैं आपको कहता हूँ कि यार आप अपने ड्रेस कोड को चेंज करो, तो आप कर लेंगे। क्यों कि सर कह रहे हैं उन्हें, क्योंकि सर ने आपको नंबर देने हैं, सर ने आपको पास करना है, आपको फियर हो सकता है कि यार हो सकता है हमारी ग्रेडिंग में फर्क पड़ जाए, ये हो जाए, तो आप करेंगे। मगर सक्सेस तो यही है ना कि आप ये जो आपका ड्रेस कोड है ये परमानेंटली नए सेमेस्टर में नहीं, अगले सेमेस्टर में भी आप इसको, कब होगा कि जब आप विलिंगनेस होंगे, जिसके ऊपर चेंज इंप्लीमेंट हो रही है वो उसको एक्सेप्ट करता है कि यार दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी एंड दिस इज द एडवांटेज दैट आई विल गेट फ्रॉम इट। तो दैट इज द अप्रोच। अब फोर्सफुली कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का बेसिक थीम है कि आप फोर्सफुली, कि आपने शुरू में एनालॉजीज पढ़ी थी ना, फ्रॉग एनालॉजीज एंड ऑल दीस थिंग, आप किसी को फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते। वो वक्ती तौर पे वो चेंज तो होगी मगर लॉन्ग लास्टिंग चेंज, वो डेवलपमेंटल चेंज नहीं है। ऑलराइट, तो आपने जब एम्प्लॉइज का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनानी है, एक आपने उसको एक कंसिस्टेंसी के अंदर पैदा करनी है, आपने उनके अंदर एक कंटिन्यूटी इन द कमिटमेंट पैदा करनी है, कंटिन्यूटी इन देयर इंटरेस्ट पैदा करनी है, ठीक है। फोर्स फील्ड एनालिसिस के अंदर भी आपने देखा, तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उनको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, उस चीज की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। दिस इज द ओनली वे एंड फॉर ऑल दिस थिंग यू नीड अ लीडरशिप। अगर आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लीडर के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो अगले आदमी को कन्विंस कर सके, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है, तो वो आपके वहां पे ये फेलियर फिर होता है, ठीक है। इसके बाद देयर आर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर जरूर अदारे के अंदर होते हैं जो कि किसी भी सूरत में मानते नहीं हैं, उनको इसके बावजूद कि पता लग जाए कि वो उनके लिए बेनिफिशियल है। आप लोग जरा मुझे कोई थोड़ा सा आगे से फीडबैक दे दें ताकि मुझे भी पता लगे कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग। अच्छा, लीडरशिप के बाद देयर इज अ सर्टेन फैक्टर, जो एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी सूरत में चेंज को एक्सेप्ट करता नहीं है, एक्स वाई जेड रीजन है। माइक बंद कर दो मगर बोलते वक्त आप अपना माइक ऑन कर देना, ठीक है। अच्छा,
एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना। वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल पोर्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग, पर्सनल उसके रीजन भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है? देखिए, आपने रहना है लोगों के साथ, उन लोगों के साथ भी रहना है जिन्होंने एक्सेप्ट करना है चेंज को, और उनके साथ भी जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं करते, दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, वो उसको उनके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? एक आदमी है, वो मैं उससे कहता हूँ यार तुम अपना, एक स्टूडेंट है, उससे कहता हूँ यार तुम ये चेंज अपने बिहेवियर में लेके आओ, वो नहीं लाता, कहता नहीं सर क्या है, मैं नहीं मानता। मैं उसको, उसके लिए मेरे पास क्या स्ट्रेटजी है बताएंगे? एक तो स्ट्रेटजी, तो इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटजी, जो कि अभी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशनल, इनमें तो कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा खाली। इसमें एक रह गई कि हम जब सारे करेंगे तो हो सकता है शायद उनसे भी कन्विंस हो जाए, मगर इवन देन कई दफा कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपकी क्लास में भी ऐसे होंगे, तो सबसे डिफरेंट होते हैं, उनको जो सारी क्लास जो मर्जी करते हैं, उन्होंने अपनी एक डगर पे चलना है। ठीक है, ये अदारों के अंदर भी ऐसे ही होता है, सारी दुनिया, सारा अदारा कुछ कर रहा है, वो अपनी एक डगर पे चल रहे होते हैं, और दे हैव देयर ओन, आई मीन, एक स्टीरियोटाइप पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं हर जगह। तो ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को, ऐसी सिचुएशन को करने के लिए आपके पास जो स्ट्रेटजीज हैं, उसमें आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की हमारी जो थ्योरी वो ये कहती है कि आपने ऐसे लोगों के साथ नेगोशिएशन करनी है। नेगोशिएशन का मतलब क्या है? आपने गिव एंड टेक करनी है। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें वहां पे सपोर्ट करूंगा। ठीक है, ये वो चीज है। उसके बाद आप उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि भी अगर हम ये करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट। ये खास तौर पे यूनियन अगर अदारों में हैं, किसी इदारे में यूनियन है, तो वो अक्सर क्या करते हैं, उसमें एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए को वो अश्योर करने की कोशिश करते हैं कि यार ठीक है ये चेंज हो रही है, मगर इसमें एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वो आपने देन यू विल कम विद सर्टेन काइंड ऑफ द एग्रीमेंट विद ईच अदर। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि आपको यूनियन के साथ आप कर सकते हैं। थर्ड वन इज द पॉलिटिक्स आप माशाल्लाह सारे समझदार हो पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को। ठीक है, उन जो पावर सेंटर्स हैं, जो ग्रुप्स के अंदर, जो अदालतों के अंदर लोगों के जो इनफॉर्मल सेटअप है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर लोगों के साथ आपकी, अगर आप लोगों ने वो सुना था, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, मुझे आई थिंक आपकी क्लास में मैंने किया था, उसमें मैं सोशियोग्राम के बारे में आपसे जिक्र किया था। ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली, सपोज आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, दिस इज मिस्टर सी, दिस इज मिस्टर डी, दिस इज मिस्टर ई, एंड दिस इज मिस्टर एफ। ठीक है, ए ने एफ से he wants to communicate, या he wants this person to accept his proposal or whatever, जो भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट को पूरी करना चाहता है। ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट। मगर टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप उसका कम्युनिकेशन सेटअप को देखें या सोशल सेटअप को देखें, तो ए कहीं से भी एफ के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है। ये जो है वो इन तीन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में है, या इनके साथ वो रिलेशनशिप में है, या इनके साथ उनका एक इनफॉर्मल सेटअप है। सी माइट भी एफ के साथ हो सकता है, ई माइट भी एफ के साथ हो सकता है। ठीक है, बी माइट भी डी के साथ हो सकता है, इसके साथ। तो यहाँ पे ये सोशियोग्राम जो है, ये पॉलिटिक्स को आपको समझने में हेल्प करती है कि मिस्टर ए ने मिस्टर एफ के साथ कम्युनिकेट करना, तो वो कौन सा चैनल अडॉप्ट करेगा? वो ई को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए फील्स एक्सेप्टिंग हिज, इसकी बातों को एक्सेप्ट करता है, इनका आपस में सोशल। तो ए बजाय कि इसके ऊपर मेहनत करने के, वो इसके ऊपर मेहनत करेगा। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरी चीज कई दफा आपके ना अदारों के अंदर आपके पास ना पावर सेंटर्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं। एक बड़ा अदारा है आपका, एक डिपार्टमेंट है या अदारा है, मतलब उसके अंदर बहुत से ग्रुपिंग, एक आपको इनफॉर्मल ग्रुपिंग नजर आती है। वो किसी भी बेस के ऊपर हो सकती है, वो लैंग्वेज के ऊपर हो सकती है, सारे पश्तो स्पीकिंग है, वो उनका एक आपस में एक लैंग्वेज, पंजाबी स्पीकिंग होगी।
वो आपकी एज बेस के ऊपर भी हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा एक एज ग्रुप के लोग आपस में उनका एक होता है, बड़ी एज के लोगों का आपस में वो इकट्ठे चाय पीते हैं, इकट्ठे वो सिटिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन के हवाले से भी हो सकती है, जेंडर के हिसाब से भी हो सकती है। देखा होगा कि मेल्स का अलग, फीमेल अक्सर अदारों में उनकी छोटी छोटी एक अपने वो अलग अपने उनका एक सेटअप होता है। इसी तरह आप लोग किसी एक अदारे से पढ़ के आए हो, लाइक सब लोग MBA हैं क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर, तो MBA का अलग होगा, ठीक है। कोई तो ये बेस्ड ऑन डिफरेंट आपके ना इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। तो उन ग्रुप्स के अंदर अगर आप देखें, हर ग्रुप्स के अंदर ना एक पावर सेंटर होता है, उसका हम एक वर्ड यूज करते हैं पावर सेंटर। पावर सेंटर का मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल होता है उन लोगों के दरमियान ग्रुप्स के अंदर जिसकी ना सारे लोग तकरीबन उसको एक अपना लीडर मान रहे होते हैं या अपना एक ऐसा बड़ा मान रहे होते हैं। तो ये आप लोगों को इनफॉर्मली अदारों के अंदर अक्सर ये चीज नजर आएगी, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट मैनेजर है, व्हाट ही विल डू इज कि वो इनके ऊपर वर्किंग करेगा, पावर सेंटर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, तो उसको बाकी लोगों के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनके साथ वो एग्रीमेंट कर लेगा, बाकी लोग खुद तैयार हो जाएंगे। इनके साथ वो नेगोशिएशन कर लेगा, बाकी लोग सब कुछ हो जाएगा। इनको इन्फ्लुएंस कर देगा किसी वजह से, प्रेशराइज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसमें ये सारे आप चैनल यूज कर सकते हैं। ये ग्रुप इस ग्रुप के साथ बहुत अटैच है तो इनके साथ अटैच है, तो ये भी आप कह सकते हैं तो वो इनको कन्विंस करेगा, तो ये ऑटोमेटिक। तो दिस इज काइंड ऑफ द यू कैन से पॉलिटिक्स। आप देखें जब आप लोग वोट डालने जाते हो, एक इंडिविजुअल है इसको वोट डालने, आप भी वोट डाल रहे हो, आपके मुखालफिन भी इसको वोट डाल रहे हैं। हर आदमी का कोई ना कोई मुखालफ और फ्रेंड सर्कल तो होता है। तो आप देखें तो वो बेसिकली कैसे हो रहा है। आप अगर कहें कि यार मैं सिर्फ इस बंदे को अगर वोट दे रहा हूँ और मेरा मुखालिफ इसको वोट देगा तो मैं वोट देना, पॉसिबल नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको भी आपसे भी वोट डलवा रहे हैं, मुखालिफ भी वोट डाल रहा है। तो व्हाट इज दिस इज द पॉलिटिक्स। वो इनको कन्विंस करने का वोट चैनल यूज कर रहा है, आपको कन्विंस करने का वोट चैनल यूज कर रहा है। सब ये इनफॉर्मल चैनल्स को एफिशिएंटली यूज करना जो है। तो ये बेसिकली ये जो बातें हैं हमारे पास, दीज आर द स्ट्रेटजीज जो कि अदारों के अंदर यूज की जाती हैं उनको चेंज को एंकर करने के लिए। तो ये आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक दो और भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते चलें। लाइक आपके पास कोर्जन का भी है, आप उनको पनिश भी कर सकते हो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। हम उनको रिवार्ड भी दे सकते हैं, उनको पॉजिटिव रिवार्ड भी दे सकते हैं और नेगेटिव रिवार्ड भी जो मानेगा। जब आप देखेंगे यार फॉर एग्जांपल 50 लोग हैं, 50 लोगों में जब आप देखेंगे 30 लोग मान गए हैं, तो उन 20 लोगों को मनवाने के लिए आपके पास बड़ा इजी आई मीन कि आप उनको कहिए ये लोग मान गए, आप लोग नो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू हैव टू पे दिस पेनल्टी। ओके, वो लोग इन अ वे कन्विंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द यू हैव टू डेवलप द यू हैव टू क्रिएट द environment of I mean say you can say you have to develop the conducive environment। conducive यानी कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपने करना। आप एक चेंज लेके आना चाह रहे हो और आपकी एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही, आपने रिसोर्सेज नहीं लोगों को दे रहे, ठीक है, आप लोगों को इनकरेज नहीं कर रहे उस चीज की तरफ, ठीक है। जो उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप उनको हाईलाइट नहीं कर रहे। यू गॉट माय पॉइंट। वो फिर वो एक नेचुरल सी चीज है, वो कहते हैं यार हमें क्या फायदा है ये चेंज को एक्सेप्ट करने का। वो आपको एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके देनी पड़ती है अदारे को, जो ना सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो, प्लस आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो SOPs हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। आपके पास पूरी फैसिलिटीज हो, फैसिलिटेशन एंड ट्रेनिंग का मैकेनिज्म हो आपके पास, ठीक है। तो ये वो चीज है, दीज आर कॉल्ड द बेसिकली तो इन चीजों को करने के बाद जब आप चीजें ये कर लें, जब आप काम कर लेते हैं, जब ये चीजें कर लेते हैं, तो जनरली आपकी जो थ्योरी हमें ये कहती है कि आप चेंज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद भी लास्ट रिसोर्ट के तौर पे आप अपनी जो है जिसको क्या कहते हैं कि पावर स्ट्रेटजीज को आपने यूज करना है, ठीक है। पावर स्ट्रेटजीज को अपने इन्फ्लुएंस को यूज करना, अथॉरिटी को यूज करना, वो एंड पे आप उसको रखें। तो एनी दैट इज आल्सो स्ट्रेटजी। तो आपके पास ये तमाम स्ट्रेटजीज हैं। जब आप चेंज लेके आते हैं अदारे के अंदर, तो आपको इन चीजों की एज एन ऑडिट प्रैक्टिशनर आपको इन चीजों से वास्ता पड़ता है।
अच्छा, उसके बाद है हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको लाइफ साइकिल ऑफ द रेजिस्टेंस टू चेंज। Concept of social change, गुडविन वैटसन इज द ऑथर। 1967 के अंदर उन्होंने एक ये उस वक्त अपना ये बुक लिखी, उसके अंदर उन्होंने बताया था। टाइटल ऑफ द बुक वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल चेंज। ऑलराइट, इसमें इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने द लाइफ साइकिल ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। हाईली, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इफ यू आस्क मी कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर ऐसा कौन सा जो मॉडल है जो कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, आपको एक विजन देता है, आई मीन आपके हाथ में एक टूल देता है टू कंडक्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंज प्रोग्राम्स, वो मैं आपको कहूँगा कि ये मॉडल है। अगर आप इस मॉडल को समझ लें, इसके ट्रू नेचर को समझ लें, तो अब बहुत से चीज़ें आपको विजिबल हो जाती हैं, आपको एक रोड मैप नजर आ जाता है कि जब आप एक चेंज को एंकर करने लगते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर चेंज करने वाली चीज हो, चाहे वो आपकी आपकी आपके आपके सोशल सर्कल के अंदर चेंज करने वाली चीज हो, चाहे वो आपकी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड सर जी, आ रही है सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। सो शाहनवाज आपके एंड पे बेटा मसला अभी आ हो रही है सर। अच्छा ठीक है, तो चाहे वो आपकी इंडिविजुअल लेवल पे जी सर आ रही है अभी सर। ओके थैंक यू, चाहे वो आपने किसी भी सोशल ग्रुप के लेवल पे हो चेंज करनी हो, चाहे वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपने चेंज करनी हो, चाहे वो अपने सोसाइटल लेवल पे चेंज करनी हो, और आपको हिस्ट्री में इसकी बेशुमार मिसालें मिलेंगी। ये मॉडल बेस्ड ऑन दीस जो आपके बेसिक चेंज के जो आपकी जो आपकी जो बेसिक थ्योरी थी चेंज की, लीवेंस के जो चेंज मॉडल है जिसकी 3 स्टेजेस थी आपने पढ़ी थी चेंज के अंदर। ओके, उसी के ऊपर बेस करते हुए उन्होंने 5 स्टेज मॉडल बनाया। तो मैं भी इसको ड्रॉ करूंगा, फिर इसके ऊपर हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि हाउ इट वर्क्स। ओके, और ये आप भी के इसी चैप्टर नंबर 6 के बिल्कुल शुरू में अपना जो सेकंड पेज के ऊपर आप आ जाए, वहां पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ और आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। मैं कोशिश करता हूँ कि ये डायग्राम हमारी अच्छी बन जाए, ठीक बन जाए।
अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को देखें गौर से तो ये आपको दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, इसमें आपको 5 स्टेजेस नजर आ रही हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मॉडल। दिस इज माय कमेंट। सपोज हम कोई भी एक आप एग्जांपल अपने ध्यान में लेके रख सकते हैं। तो किसी भी आप एग्जांपल को देखें तो आपको उस चेंज को आप इस मॉडल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेटर होता है कि अगर आप इसको मेगा लेवल, नेशनल लेवल चेंज या इस तरह की बड़े लेवल की चेंज के ऊपर अगर ध्यान में लाएं तो आपको जैसे पॉलिटिकल चेंज होती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज चेंज लाती हैं, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो आपको ये ज्यादा बेटर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फिर हम इसकी जो टेक्निकलिटीज है उसके ऊपर हम आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, शुरू में जब आप एक चेंज इनकर करने लगते हैं तो आपके पास वो थोड़े से ये आपका जो है ना, ये वाली जो शेड है, ये वाला जो एरिया है, जो जिसको मैं अगर यहाँ पे मैं इसको किसी लाइन के जरिए चलिए ग्रीन से करता हूँ। ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला, दिस इज द एरिया जो कि आपका कहलाता है, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज योर, these are the supporting forces, these are the supporting forces। और ये वाला जो एरिया है ना, आपको ये जितने भी ये आपको पूरा जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, these are the restraining, ये वो रेजिस्टेंस है। तो जब भी कोई चेंज प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बड़े लेवल का हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, चाहे वो कोई बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का कोई मॉडल हो, या कोई भी आपका कोई कल्चरल चेंज की बात हो, ठीक है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको शुरू में वो थोड़े लोग आपको सपोर्ट में मिलेंगे, मगर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। जब आपने कभी देखा होगा इलेक्शन होते हैं जब आपके यूनियन वगैरह के, तो उस आदमी को जो हारा भी होता है उसको कम से कम 1-2 वोट जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो वही कोई ना कुछ तो होते हैं जो ऐसे लोग जब भी कोई चेंज इनकर करनी चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट में कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती है, मगर वो बड़ी थोड़ी सी होती है। सपोज के फर्ज करते हैं हम, चले यहाँ पे हम इसको एज एन एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं जी यहाँ पे वो है फॉर एग्जांपल 20-80 रेशियो है हमारे पास, या हम कहते हैं कि यहाँ पे फिर ये थोड़े से क्या होता है, ऐसा ऐसा ये मूव ऑन करते हैं उनकी एफर्ट्स के बाद, 20 के बाद वो हो के वो 40-60 की रेशियो तकरीबन बन जाती है। फिर यहाँ पे एक स्टेज आती है जिसको वो 50-50 रेशियो करते हैं, फिर यहाँ पे ये 60 हो जाते हैं और आपका रेजिस्टेंस कम होकर 40 हो जाता है, और एक स्टेज आती है जहाँ पे 80 होता है और फिर 20 रहता है। ये जनरल मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि आपकी एक इंक्रीज आपकी स्पोर्ट में ग्रेजुअली आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब वो पीरियड कितना है, कितना टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द, वो हमने फर्स्ट लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे कि जो चेंज को डिफाइन कर रही हैं, व्हाट आर दोस थिंग जो कि चेंज को ऊपर इंपैक्ट करती है, कौन कौन सी, तो नेचर ऑफ चेंज जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल की चेंज है, ठीक है, कल्चरल चेंज है, बिलीफ सिस्टम चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है, या फंक्शनल चेंज है, या हैबिचुअल हैबिट को आपने चेंज करना, छोटी छोटी चीज के लिए कम टाइम लगेगा, जिसका इम्पैक्ट कम होगा, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा उसके ऊपर ज्यादा टाइम। इसके अलावा ये मैंने रेड कॉर्नर्स बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको चीज बताई है कि ये एक चीज है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था शुरू में आपको कोई ना कोई लोग आपके सपोर्ट में होंगे, इसी तरह जब आपने 100% आप सक्सेसफुल भी कर लेंगे तो आपको 100% कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको थोड़े थोड़े लोग हमेशा रेजिस्टेंस में मिलेंगे। ये हमें क्या लेसन देता है कि जब भी चेंज इंप्लीमेंट प्रोग्राम हो तो वी नीड टू लर्न, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, वो नीड टू लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, लर्न टू लिव विद योर ओपोनेंट्स। आपने अपने ओपोनेंट्स के साथ रहना सीखना है, उनको आप किल नहीं कर सकते, उनको आप खत्म नहीं कर सकते, ये थ्योरी कहती है मैंने,
चेंज थ्योरीज कहते हैं, सोशियोलॉजी की थ्योरी काफी, वो एलिमिनेट 100% नहीं होते, वो कहीं ना कहीं दोबारा निकल आएंगे, उठ जाएंगे। अगर आप वक्ती तौर पे आप उनको दबाव भी देंगे, खत्म भी कर देंगे, मगर नेचुरली आप उनको खत्म नहीं कर सकते। और अगर आप इस चीज को समझ लें तो आप ये समझेंगे कि आप इनके साथ आपने इनके ऊपर वर्किंग करते रहना है। आज आपके 80% है, आपने मेहनत की, 60 पे आए, 50 पे आए, 40 पे आए, 20 पे आए, मगर ये 20 कल को बैकफायर भी कर सकते हैं, 40 पे जा सकते हैं। ये 40 वाले अगर आप इग्नोर करेंगे 50 पे जाएंगे, ये 50 वाले फिर दोबारा 60। तो ये आपकी एक टेंडम मोशन इस तरह मूव होती रहती है। चेंज प्रोग्राम आपको मैंने शुरू में बताया था हमें लास्ट लेक्चर में, इट एक्ट्स इन टेंडन। ओके, आपकी जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, सपोर्टिंग फोर्स है। तो आपकी एक दूसरी बात आपको ये दूसरा पॉइंट क्या बता रही है कि दिस इज अ कांस्टेंट एफर्ट, दिस इज अ कांस्टेंट एफर्ट। कोई भी चेंज आप चाहते हैं, आप माशरे के अंदर चेंज चाहते हैं, आप क्या कहते हैं, माशरे के अंदर सोशल गुड एक्सपैंड हो, आई मीन द एंटेल, आई मीन बड़े, और आपकी जो सोशल जो गुड नहीं है, जो चीज है सोशल बैड जो है वो आपका कम हो, तो आपको सोशल गुड करनी पड़ेगी। आपके सब लोगों को उसकी तरफ आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उन लोगों को उनके लिए कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो दूसरी जो दूसरी चीज है जो आप नहीं चाहते प्रमोट हो, वो आपकी ऊपर आपके वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। कई दफा आप कहते हैं कि हमारा अक्सर हमने यहाँ पे एक चीज देखी है कि माशरे के अंदर हम कहते हैं बुराई फैल रही है। बुराई क्यों फैल रही है कि आपकी जो अच्छाई करने वाले वो अच्छाई प्रॉपर शायद या कर नहीं रहे, या वो उसको इग्नोर कर रहे हैं इस बुराई को, और वो एक्सपेंड होती जा रही है। ठीक है, अगर आप सोशल गुड आप ज्यादा करें और वो आपकी विजिबल हो और आप उसमें पार्टिसिपेट करें तो ज्यादा लोग, ज्यादा अच्छाई करने वाले तो हमेशा ज्यादा ही रहते हैं माशरे में। तो वो क्योंकि बिल्कुल वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करते, तो वो आपको ऐसे लगता है कि बुराई फैल रही है माशरे में। तो इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए अदारे के अंदर भी है एक एग्जिस्टिंग चेंज है, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है, एक न्यू प्रैक्टिसेस है। अब न्यू प्रैक्टिसेस आपकी उस वक्त एक्सपेंड बढ़ती हुई नजर आएंगी कि जब वो प्रैक्टिस होती हुई नजर आएंगी। तो जो जो आप उनके मेंबर बनते जाते हैं, आप उनको हाईलाइट करते हैं, आप उनको नजर आते हैं लोगों को, तो वो 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15, 20, और ये आपका जो मॉडल जो है वो आपका एक्सपेंड करता है। और वो जब वो ज्यादा लोग होते हैं तो एक मोमेंटम बढ़ता है, मोमेंटम को देख के आपको जो दूसरा जो है आपकी एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस है वो आपको कम होती हुई नजर आती है। और एक स्टेज आती है, आप कहते हैं यार अब तो कोई नहीं, जैसे आप मोबाइल्स को देख लो, अब वो बटनों वाला मोबाइल कोई नहीं यूज करता, क्योंकि हर आदमी दूसरा एंड्रॉइड्स के ऊपर आ गया। एक वक्त था इसे 2012, 2008, 2009 के जमाने में वो जो एंड्रॉयड मोबाइल था वो कोई भी नहीं यूज करता था, बहुत रेयर लोगों के पास होता था। वो कहते थे यार ये कैसे स्क्रीन पे होगा। मुझे खुद याद है उस स्क्रीन के ऊपर हमें बड़ा मुश्किल लगता था, तो वो हम बटन वाला जो मोबाइल था या कीज वाला जो मोबाइल है उसको हम इजी थे, उसके अंदर हम काम करने कंफर्टेबल थे। मगर वक्त के साथ वो देखा आपने चीजें जो अब आपको कोई कहे कि यार आप वो वाला मोबाइल ले लें तो नहीं भी लेंगे, चाहते हुए भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो दैट इज अ चेंज। अच्छा, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो ये है हमारा बेसिक जनरल इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें समझ। इस पे एक चीज और भी है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स जनरली, इसका वो उसकी भी एक फॉर्मेशन है, वो मैं चाहूंगा कि आपको मैं बता दूं। इस चीज को समझना भी इसके साथ रिलेटेड है, मगर वो इस मॉडल में मैं नहीं बना सकता, मगर वो उसके लिए मैं आपको सेपरेट बना के देता हूँ। सॉरी, ये जो थीम है ये वाला जो है, ये मैं इस पोर्शन को रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस की तरफ को मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला। इसमें ये फेज 1 है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये इतना है, ऑलमोस्ट हाफ 40, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये पूरी टाइमलाइन आपकी 12 मंथ्स है, तो इट कैन बी द you can say it can be the 5 months. Got my point? और उसके बाद फिर अगली जो है बाकी आपकी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है 7 जो है वो आपके लिए वो तकरीबन ऑलमोस्ट दे आर इक्वल, 1, 2, 3, 4, 5। बट फर्स्ट स्टेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, ये आपको इस मॉडल के अंदर समझने की जरूरत है। जब चेंज इनकर होती है तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है
बल्कि इसको थोड़ा सा मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ, ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको ये कहूँ कि समथिंग लाइक दिस इज द 4 months और ये 3 months है, ठीक है, 7 months तक यहाँ तक आपका, और बाकी चीजें जो है आपकी वो तकरीबन बराबर है। तो ये फर्स्ट 2 स्टेजेस जो है, ये इसमें फर्स्ट स्टेज सबसे ज्यादा टाइम लेती है, सेकंड स्टेज कंपैरेटिवली लेसर टाइम लेती है, और थर्ड स्टेज पर आगे आपकी कम होती जाती है। ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। किसी भी सोशल चेंज की जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आप बिहेवियर को चेंज करने की बात करते हैं, खास तौर पे इसका इम्प्लीमेंट जब अपने बिहेवियर को या बिलीफ सिस्टम को या पॉलिटिकल बिलीफ या कोई भी किसी किस्म का उसको चेंज करें, तो आप देखें, अगर आप यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल, बड़ी बड़ी जो चेंजेस हुई हैं हिस्ट्री के अंदर, रिलीजियस चेंजेस हो या आपकी पॉलिटिकल चेंजेस हो, आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर अक्सर बोलते हैं कि हमने इतने साल स्ट्रगल की। वो स्ट्रगल बेसिकली उन्होंने, उसका मेजर पार्ट ना ये है, और आपको वो नजर उस वक्त आते हैं जब वो यहाँ इस स्टेज पे पहुंचे होते हैं, जब वो सक्सेसफुल नजर आ रहे होते हैं। मगर वो जो पीछे वो जो पोर्शन है उसका फर्स्ट 2 स्टेजेस का, इसको वो स्ट्रगल कहते हैं अपनी, उस स्ट्रगल के अंदर उनका मेजर पार्ट, उनकी मेजर एज जो है उसके अंदर गुजरी होती है। तो ये दिस इज एक नेचुरल फिनोमेना, इसको आपने एक्सेप्ट करना है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। कोई भी लॉन्ग लास्टिंग चेंज, जो लॉन्ग लास्टिंग चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंटल चेंज के, वो जो चेंज एजेंट है, जो चेंज ओडी प्रैक्टिशनर या जो चेंज एजेंट जो चेंज लेके आ रहा है, जब वो हट जाएगा सीन से, तो चेंज तब भी होगी, इंप्लीमेंट होती रहेगी। अदरवाइज अगर आप इसको क्विकली चेंज करें तब ये रातों रात चेंज हो सकती है, मगर वो रातों रात चेंज, वो फिर रातों रात चेंज खत्म भी हो जाएगी। तो इस सिस्टम को समझते हुए याद रखें, ये आप अपने दूसरे अपना सीडिंग करते हैं, दीज आर द सीडिंग स्टेजेस। ये आपकी सीडिंग स्टेज, अगर आप सीडिंग स्टेज के अंदर, और जहाँ पे आपने पहली स्टेज जो है सीडिंग स्टेज, और फिर यहाँ पे आपकी वो जो ब्रीड बनती है पौधे की, इसके अंदर इसको ब्रीडिंग स्टेज अगर मैं कहता हूँ तो ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर आप इनको यहाँ पे उनको वाटरिंग करते हैं, उनको आप अपना पालते हैं छोटे से पौधे को, यहाँ पे आपने सीड किया, यहाँ पे पौधा, उस पौधे को फिर बड़ा करते हैं, तो बड़ा करने के बाद वो फिर लॉन्ग लास्टिंग एक आपके पास डेवलप होता है। वो आपको बहुत मुश्किल लगता है कि यार एक बंदा आ जाए, महीने के बाद दूसरा बंदा आया, तीसरे महीने के बाद आपको तो हो सकता है सालों में आपको लगे, तो आपको ये दिस इज नेचुरल, आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो याद रखिए कि पहली स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, दूसरी स्टेज के अंदर कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, तीसरी स्टेज के अंदर, तीसरी स्टेज को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द शो डाउन स्टेज। शो डाउन इसके लिए वर्ड है। ये दूसरे लफ्जों में ये वो स्टेज होती है कि जिसके अंदर आपकी अपोजिंग फोर्सेस और आपकी जो सपोर्टिंग फोर्सेस है वो दोनों एट पार आ जाती हैं, एंड दे आर, दोनों की दोनों जो है वो दूसरे लफ्जों में इसको क्या कहते हैं, आप इसको ऑफेंसिव होती हैं, दोनों ऑफेंसिव स्टेज के अंदर आ जाती हैं। देखिए जब आप चेंज लाते हैं तो लोग रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, वो रेजिस्टेंस बढ़ते 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 आप उनको कम करते जा रहे हैं, तो एक स्टेज आती है वो दोनों ऑफेंसिव हो जाती हैं, ये भी अग्रेसिव हो जाते हैं। दे शो, ये अग्रेसिव इसलिए है कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, हमें एक्सेप्ट किया जाए। ये अग्रेसिव इसलिए होते हैं, ये कहते हैं कि हम खत्म नहीं हो रहे, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमें खत्म नहीं किया जा सकता। तो एक शो डाउन स्टेज होती है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, यस, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हम इसकी मिसाल यूं दे सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी आई है अपने अब स्ट्रगल करने के बाद, जो इलेक्शन का टाइम नहीं होता, इलेक्शन के दिनों में अगर आप गौर से देखें तो देखें वो इलेक्शन से पहले कुछ एक कैंपेन चलती है, उसमें दोनों वार्ड पार्टी ये कोशिश करती है, वो खासतौर पर अगर कोई नई पार्टी है तो ये शो करेगी कि हम भी उनसे, वो बड़े बड़े जलसे कामयाब करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू शो कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो ये शो करते हैं कि हम इनसे बेटर हैं, हम इनसे ज्यादा तादाद में है। ये वो दिस इज कॉल्ड द शो डाउन स्टेज। और इसमें अगर आपको सक्सेस हो जाती है, अगर यहाँ पे सक्सेस हो जाती है तो आप इसमें इस स्टेज में चले जाते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। और अगर आप यहाँ पे फेलियर हो जाता है तो आप दोबारा स्ट्रगल करते हैं और शो डाउन स्टेज आपकी मेंटेन रहती है, ठीक है। दोबारा आप यानी कि इन अ वे कि आप दूसरी स्टेज पे होते हैं, आप दोबारा स्ट्रगल करते हैं और फिर आप शो डाउन स्टेज, आपको अल्टीमेटली शो डाउन से गुजरना है अपने आप को फोर्थ स्टेज के ऊपर लाने के लिए। वो किसी भी किस्म की एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस को आपने कंट्रोल कर लिया, रेजिस्टेंस आपको अब तंग नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस आपको ने एक्सेप्ट कर लिया कि यू आर द डोमिनेटिंग, यू गॉट माय पॉइंट। तो दैट इज द शो डाउन स्टेज।
और उसके बाद जब शो डाउन स्टेज के बाद फिर आपकी स्टेज के ऊपर आप आ जाते हैं और फिर आप आगे इसको फिर मजीद काम करते हैं तो 80 स्टेज। ये तो हो गया यहाँ तक का पॉइंट। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप करना क्या है। आपका लिए अगली टिप ये है, वो ये है कि हर स्टेज के ऊपर जो स्ट्रेटजीज हैं, ये अक्सर जो चेंज की थ्योरी जो तरीके फेल होती हैं वो इस पॉइंट की वजह से फेल होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपने ये समझना है जो चेंज कर रहा है कि जो चेंजेस हैं, जो चेंज है वो हर चेंज की स्टेज के ऊपर आपकी चेंज स्ट्रेटजी जो है, the change strategy would be different. इसके साथ they will totally isolated strategies from each other. ये स्ट्रेटजी का इस स्ट्रेटजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये डिफरेंट स्ट्रेटजी है, ये डिफरेंट स्ट्रेटजी है, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, ये डिफरेंट, और हर स्ट्रेटजीज के अंदर हर स्ट्रेटजी, अगर ये वाली स्ट्रेटजी है फॉर एग्जांपल, तो इसका अपवर्ड भी है और डिफेंस सिस्टम भी है, और नीचे वाला मूविंग ऑन, आपने मूव करना है, नीचे को मूव कर रहे हैं, इस लेवल को आप नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे जाने की तरफ से आप इसको स्टॉप कर रहे हैं। ये जो चेंज है ये आपने ऐसे बढ़ा रहे हैं, नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, और पीछे के लिए आप इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ आपने इसके लिए स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है, इसके लिए आपने अपनी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी या जिसको कहते हैं आगे बढ़ने वाली स्ट्रेटजी, और अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी क्रिएट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस बंदे ने, जिस आदमी ने, जिस चेंज एजेंट ने इस चीज को इग्नोर किया वो फेलियर है, ठीक है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि पहले आप कौन सी स्टेज के ऊपर हैं, उस स्टेज के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर आपने बात करनी है। फिर दूसरी स्टेज पर आपने देखना है कि आप दूसरी स्टेज में हैं, तो यहाँ पे आपकी दूसरी स्टेज की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होंगी। जब थर्ड स्टेज पे हैं तो थर्ड स्टेज की, फोर्थ स्टेज के ऊपर है तो फोर्थ स्टेज की। अब आपने देखा अक्सर, आप इसके अगेन में पॉलिटिकल एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखें, जो उनका इलेक्शन से पहले बिहेवियर होता है और इलेक्शन के बाद बिहेवियर नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? उस वक्त उनकी स्ट्रेटजी वो होती है जो इलेक्शन जीतने के लिए होती है, और इलेक्शन के बाद उनकी स्ट्रेटजी तो और होती है कि उन्होंने आगे को देख रहे होते हैं, फ्यूचर को वो देख रहे होते हैं, उसको जो भी उनके हमें जो उन्होंने काम करने होते हैं उसके ऊपर उनका फोकस होता है। यू गॉट माय पॉइंट? तो यू फाइंड के अक्सर एक कॉमन मैन कहता है कि यार ये लोग चेंज हो गए, चेंज नहीं होते, उनकी स्ट्रेटजीज चेंज हो गई है, अब उन्होंने आगे को जाना है। They work according to the new strategy, new scheme, right? So that is the thing, बड़ा इम्प्लीमेंट करता है ये मॉडल। आप मेरा जो है अपने, आप लोग उसमें जाएं अगर मेरे ब्लॉग के अंदर, तो वहाँ पे मैंने CCC ड्राइव के नाम से मेरा अपना जो एक मॉडल मैंने बनाया हुआ चेंज का, सोशल चेंज का, उसके ऊपर मैंने रिफॉर्मर्स मॉडल उसको मैं कहता हूँ। तो मेरे ब्लॉग में जाए, उसको जाके पढ़ें तो आपको उसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी इस मॉडल की। इसी मॉडल की बेस के ऊपर मैंने वो मॉडल डिजाइन किया अपना, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड के, आई वुड रादर इनकरेज, आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप लोग भी इस तरह के चेंज के मॉडल लेके आए, बनाएं और उसको मुझे बताएं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपको ये चीज समझ आ रही है, ठीक। अब इसके अंदर स्ट्रेटजीज क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो मैं मेन आपसे पॉइंट्स अभी डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हमारा टाइम फिर काफी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हम तकरीबन पौने 10 हो चुके हैं। मैं जनरली क्विकली जरा इसको मैं डिस्कस करूंगा, अगर मजीद इस पर डिस्कस करना होगा तो हम कल वाले लेक्चर पे कर लेंगे, या ऐसे करते हैं इसको हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी जस्ट स्टॉप इट हियर। तो यहाँ तक आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है कि मैंने तो शायद जल्दी में पढ़ा दिया आपको, क्योंकि कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों के ज़हन में किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस मॉडल, तो मुझसे अभी आप डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट मैं चाहता हूँ कि आगे जाने से पहले आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो। एक और इससे मिलता जुलता मॉडल हम कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको मैं डिस्कस करेंगे आपसे। सर जब मॉडल से हम अपना एक स्टेप पास कर लेते हैं, जब हमें अचीवमेंट होती है या नहीं अचीवमेंट होती, तो बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। शायद ये वजह भी होती है कि हमें नया प्रोसेस चेंज करना पड़ता है, इसका मॉडल चेंज करना पड़ता है। नहीं, ये मॉडल ये कह रहा है, वो आपकी बात ठीक है, करना पड़ता नहीं है, करना चाहिए। वो ये हमारा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये चीज आप पहले से फोरसी करते हैं, आपकी प्लानिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये आपकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। एक सेकंड में ये चार्जर लगा लूंगा लैपटॉप पे, चार्जिंग। वो मैं ये कह रहा था कि ये आपकी
आपकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जो चेंज एजेंट है उसने पहले से उसको एजुकेटेड होना चाहिए इनफ कि उसको अंडरस्टैंड करना है कि हम जब फर्स्ट स्टेज के ऊपर हैं तो हमें किस किस्म के प्रॉब्लम सामने आएंगे, हमें किस किस्म का रेजिस्टेंस क्या आएगा, किस किस्म की नेचर आएगी, हमारी चेंज क्या है, हम क्या बिहेवियर में चेंज लाने जा रहे हैं। आपको ना सिर्फ चेंज के इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, प्लस आपको उस चेंज के रेजिस्टेंस के इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपने स्ट्रेटजीज क्या बनानी है वो आपने देखनी है, हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज कौन सी। दूसरा, सेकंड स्टेज के ऊपर जब आपको यू विल बी एबल टू गेट सर्टेन लेवल ऑफ सपोर्ट, तब आपने क्या स्ट्रेटजी, थ्योरी क्या कहती है आपको और आपके पास सिचुएशन क्या कहती है आपको। ठीक है, और आपने थ्योरी प्लस सिचुएशन को मिला के आपने अपना एक जो मसाला मिक्स जो तैयार करना है, अपनी जो स्ट्रेटजी तैयार करनी है आपने, वो वहां पे आपको वेरी क्लियरली पेज, अभी आपने बात की ना कि जब हम सिचुएशन नहीं आ रही तो हमने चेंज करना पड़ता, वो करना नहीं पड़ता। डोंट बिकम द रिएक्टिव इन अ वे कि अपने रिएक्टिव मैनेजमेंट नहीं हम पढ़ रहे, हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट पढ़ रहे, स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पढ़ रहे, तो आपको पहले से पता है। और शो डाउन स्टेज कब आनी है, कैसे आनी है, आपने प्लान करना है कि मुझे इतने अरसे के बाद शो डाउन। ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुझे ये 15 साल लगे, 20 साल लगे या 25 साल लगे, तो माइट भी उसमें ये जो आप वाली बात है ना उनको पता ही नहीं होगा जब काम शुरू किया होगा कि ये चेंज मॉडल भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस चेंज मॉडल के हिसाब से करते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन जो आपका जो है, अगर आपके लाइक इसमें कंसिडरेबली आप इसको, अगर आप टेक्निकली, जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस टाइम को बहुत तेजी से आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? वो जो टाइम लगना वो बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में, लोग जो है, लोगों की क्या मेंटल एबिलिटी है कि वो बिहेवियर को कितना टाइम लेते हैं चेंज करने के लिए। ठीक है, और वो जो जितनी आपकी मैनेजमेंट टाइम जो लगना है वो आपका काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, और इसकी ये दिस इज बेसिकली, तो एक तो ये है इसमें। थैंक यू वेरी मच। हम जो फर्स्ट स्टेज पर इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतना टाइम लगा लेते हैं सर, 5 या जितने भी सिचुएशन के हिसाब से लगता है, सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं किसी भी चेंज को लेकर आने में, तो थर्ड स्टेज पर भी आ जाते हैं सर। तो जब ये चेंज आ जाती है 2 स्टेजेस पर, थर्ड स्टेज पर जब हम कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ सिचुएशनल फैक्टर जो भी है सर जिस पे चेंज लेकर आ रहे हैं, वो बैकअप पे चले जाते हैं सर, उन पे उनको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, वो तो सर हमारी ड्राइविंग फोर्सेस, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस बन जाती है। जैसे ये वोटर्स खरीद लिए जाते हैं या इस तरह सर, तो वो बैकअप की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्सेस रिस्ट्रेनिंग नहीं, ड्राइविंग फोर्सेस रिस्ट्रेनिंग नहीं बन जाती, आपकी ड्राइविंग फोर्सेस वीक हो जाती हैं, वीक हो जाती है किसी भी प्रेशर की वजह से, कुछ भी एक्सवाइजेड। आपकी ये जो मैंने आपसे बात की थी ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि अभी आपने स्ट्रेटजीज नहीं पढ़ी ना, वो हम इसके ऊपर आएंगे। जब यहाँ पे आपने ये देखे ना, मैंने आपसे ये किया था, आपने आगे बढ़ना है, 5th स्टेज के ऊपर जाना है। ठीक है, तो इवन 5th स्टेज के ऊपर भी आप जब इस स्टेज पे भी आएंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप ये नहीं कभी कहेंगे कि मैं सक्सेसफुल हो गया, ये 20 से 40 भी हो सकता है। मैंने आपको पहले कहा था, ये रिवर्स मारे करेंगे। आपने अपने आप को, यू हैव टू कीप ऑन, आई मीन इनको आपने 20 तक रहने देना है, 20 से इनको 30 पे नहीं आने देना। तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी कि आपने कंटिन्यूटी रखनी है, आपकी जो स्ट्रेटजी उस वक्त के हिसाब से उसके अंदर जो मेजर पोर्शन होगा कि आप वापस ना जाएं। तो जो हर स्टेज के अंदर एक स्ट्रेटजी का जो मेजर पार्ट है, आई मीन द इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपने बैकवर्ड को आप ना जाए। अगर आप ये कहते हैं कि आपने सक्सेसफुल हो गए हैं और वापस आप अगला, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे इलेक्शन जीतती है और इधर आके वो अगला इलेक्शन फिर हार जाती है, तो इसका मतलब वापस चली गई ना। उसकी वजह क्या है? वो इसलिए वापस चलेगी कि उसने ये चीज अपनी सिक्योर नहीं की, उसने अपनी सक्सेस को सिक्योर नहीं किया। जब वो अपनी सक्सेस को सिक्योर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट जो वीक हो जाएगी और वो फिर वापस चलेगा। यही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आती है, थोड़े अरसे के बाद देखते हैं कि वो चेंज आपकी वापस चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, एम्प्लॉय चेंज हो जाते हैं, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, कुछ भी एक्सवाइजेड रीजन हो सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं और बाज़ औक़ात रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस आपस में मिल जाती हैं, वो भी हो सकता है, नई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मगर उसमें जो प्लेयर्स हैं, जो उसके प्लेयर्स हैं उस चेंज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये उनका रोल बनता है। अगर वो तो हट गए ना, मेरा मतलब या तो हट गए तो गेम खत्म हो गए ना। अगर वो हटे नहीं है, उसको उन्होंने मेंटेन करना है, तो अगर दे वांट टू स्टे, आई मीन उसके अंदर वो स्टे करते हैं, तो उनको इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा।
अगर तो वो निकल गए स्पीड तो दे लूज्ड, सिंपल इज दैट, मतलब डेफिनेटली दैट इज अ न्यू सिचुएशन, ठीक है। और अदारों के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं, इसका आपकी बात पे जो मैं जवाब देता हूँ ये है कि एम्प्लॉइज आर द इम्पोर्टेंट पर्सन, जिन्होंने उस चीज को अडॉप्ट किया वही इसको डिफेंड भी करेंगे, वही इसको अपने आप को जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो जब आप पढ़ेंगे आपको देखेंगे कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कोई सेल्फ रिन्यूअल का उनके अंदर सिस्टम, और ओडी की डेफिनेशन में पढ़ेंगे सेल्फ रिन्यूअल बॉडी होती है। ये जो एम्प्लॉइज होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये अदारा एक ऑटोमेटिकली एक रिन्यूअल की तरफ जाता है, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट की तरफ जाता है, सारे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सारे उसको लेके चलते हैं, सबका उसमें रोल होता है, बिकॉज सब उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो ये कल मैं आपको स्ट्रेटजी इसी तरह पढ़ाऊंगा, तो आपको ये आपकी बात का बेटर समझ आ जाएगी कल आपको, ठीक है। आज सिर्फ जरा आपने स्ट्रक्चरली रहना है इसके ऊपर। जी प्लीज अगले नेक्स्ट है शाहनवाज। का तो यही होता है क्योंकि शुरू में कोई भी चीज होती है तो उसको लोग यानी कि बिल्कुल ही उस चीज के ऊपर टर्न करके नहीं आ जाता है, कोई भी रिस्टांस हो तो कोई भी चीज जब वो उसकी यानी कि क्या उसको कह सकते हैं तादाद बढ़ती जाती है तो लोग देख के भी उसको यानी कि चेंज करने लग जाते हैं, कोई भी चीज हो शुरू से जो तादाद होती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती है, तो इस हिसाब से अगर वो बढ़ने लग जाए तो उसको लोग थोड़ा सा ज्यादा लोगों में इम्प्लीमेंट हो भी जाती है और लोगों को अवेयरनेस भी उसकी ज्यादा हो जाती है, बजाय इसके कि एकदम किसी की अवेयरनेस हो जाए। तो कोई भी चेंजिंग होती है तो वो थोड़ा सा जो यानी कि आराम से तो वो बंदे में समझने में ज्यादा सलाहियत लगती है लोगों को सर। ठीक है, आपका कहने का मकसद ये है कि जो चेंज आती यानी है कि वो परसेंटेज है उसकी रेशियो बढ़ती जाती है जो ग्रेजुअली, एक तो ये ग्रेजुअली होती है, स्लोली होती है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर लोग इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप इसको टाइम के साथ कंसीडर करें, ठीक है। इसको इसके जो टॉपिक को ना बुक के अंदर से पढ़िएगा, तो मेरा ये लेक्चर है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, ये जो आज मेरा सेशन हुआ आप इसको दोबारा सुनिएगा, ठीक है। तो इसको आपने देखिए इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में आपसे सपोज क्वेश्चन करता हूँ और आपको मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ तो आपसे मैं कहता हूँ कि ये मॉडल ड्रा करें, तो आपने इस पिक्चर के अंदर ये जो पिक्चर का ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाई है, इसके जो क्रिटिकल पार्ट है इनको आपने किसी सूरत में इग्नोर नहीं करना, जो कि आपकी मार्क्स रिडक्शन में हमें हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये वाला पोर्शन जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन। ये अक्सर स्टूडेंट को जब मैं कहता हूँ ड्रा करें, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ये चीज आपने जरूर हाईलाइट करनी है कि हाउ मच टाइम दीज स्टेजेस आर जनरली, जो नेचुरल एक फिनोमेना है उसमें कितना टाइम जनरली चेंजेस के अंदर लगता है, ठीक है। इन दो का खास तौर पे। फिर तीसरी स्टेज की आपने इंपॉर्टेंस को समझना है कि बीइंग अ शो डाउन स्टेज, तो शो डाउन स्टेज एक टोटली डिफरेंट नेचर है एज कंपेयर टू दीज अदर 4 स्टेजेस, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो है ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट अपने जेल में रखने हैं। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो क्योंकि बुक के अंदर डायग्राम नहीं है आपको, ठीक है, बुक के अंदर उन्होंने साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ, मैंने आपको एज एन एग्जांपल एक मॉडल आपको ड्रा करके दे रहा हूँ, तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इसको दोबारा हाथ से ड्रा करें। तो मैं इसकी एक असाइनमेंट भी आज आपको सेंड करता हूँ, और कल का टॉपिक हो जाए ना स्ट्रेटजीज के बाद में मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप उसको असाइनमेंट को जब करके सबमिट करेंगे तो आपको होपफुली ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर है, मैं इसको एंड करूंगा। तो जी सर, हमारा जो नेक्स्ट जो होगा उसमें फिर हम और किसी स्टूडेंट ने कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है।